मतलब इसने यहाँ पर C दूरी पे, ठीक है ना, यहाँ पे कट किया, तो जो C होगा ये इसका। अब आप कहोगे जो जगह छोड़ी है वहाँ क्या करना है सर, वहाँ ये एक्स वाई ना लिख के ये x1 और ये y1 लिखना है। हमें इस लाइन की इक्वेशन को प्रूव करना है कि ये। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3 है, इसके पहले 10 क्वेश्चन, और क्वेश्चन करने का जो तरीका रहेगा वो थोड़ा अलग रहेगा इस बार। देखो हम कैसे क्वेश्चन समझने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। जैसे इस क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे जल्दी से। उसके बाद देखेंगे कि ये क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है। मतलब कि अगर आपके बेसिक्स कमज़ोर भी हैं, आपने उतना ध्यान नहीं दिया है, तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। साथ ही साथ उनको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। बट फिर भी अगर आपको पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन, पूरे चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट एक साथ समझना है, तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना, वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बात और, ठीक है, कि टेलीग्राम पे आपको AKSTD प्लस सर्च करना है, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, मतलब जो भी ये लेक्चर है इसकी PDF मिल जाएगी। इससे पहले के जो लेक्चर्स हुए हैं उनकी PDF भी वहाँ पे, ठीक है ना, मैंने अपलोड कर दी है। तो यहाँ पर देखो यार, ठीक, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोला गया, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड y इंटरसेप्ट्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें लाइन की इक्वेशंस दी गई हैं, इनको हमें, ठीक है, इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर उसके बाद हमें y इंटरसेप्ट बताना है और स्लोप बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले समझ लेते हैं कि भैया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। अगर हमें y इंटरसेप्ट पता है, कि अभी मैं बात कर रहा हूँ y इंटरसेप्ट की, अगर हमें y इंटरसेप्ट पता है कि वो c है और स्लोप पता है लाइन का वो m है, तो जो लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है y = mx + c। अब यहाँ पर ये y इंटरसेप्ट कहने का क्या मतलब है, मान लो ये अपना x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है, और कोई लाइन इसको ऐसे, है ना, y एक्सिस को कहीं ना कहीं काटती हुई जाती है, और जहाँ पे y को काटती है मान लो वो पॉइंट अपने को पता हो, जैसे कि 0, मतलब इसने यहाँ पर c दूरी पे, ठीक है ना, यहाँ पे कट किया, तो जो c होगा ये इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा, है ना। अगर मैं पे दूरी या डिस्टेंस ना बोल के डिस्प्लेसमेंट बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहने का मतलब है हम साइन के साथ लेते हैं ये, मतलब क्या कि अगर ये ऊपर की ओर काट रहा है तो हम +c लेंगे इंटरसेप्ट। अगर मान लो यही लाइन नीचे की तरफ काटती है ना, तो यहाँ पर ये तो डिस्टेंस तो c ही रहता, बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये -c हो जाएगा, है ना, ओरिजिन से नीचे। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह लो कि जहाँ पे लाइन काट रही है ना उसका y कोऑर्डिनेट देखो, y को जहाँ पे लाइन ने काटा y एक्सिस पे, उसका y कोऑर्डिनेट देख लो, क्योंकि कोऑर्डिनेट साइन के साथ मेंशन होता है, ऊपर है तो +c, नीचे है तो -c। मतलब जो भी यहाँ पे आपको इंटरसेप्ट लेना होता है वो साइन के साथ लेना होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, अब अगर आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है, कि y = mx + c क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। देखो एक और फॉर्म होती है, ठीक है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो होती है y = mx - d, लेकिन यहाँ पर जो d होता है वो x इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर, ठीक है, y इंटरसेप्ट पूछा गया तो हम ये वाला फॉर्म लगाएंगे। अब देखो जरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पहला पार्ट है x + 7y = 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह से कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मतलब इन दोनों की शक्ल मैच करनी पड़ेगी, इनका चेहरा एक जैसा दिखाना पड़ेगा। इसमें देखो क्या एक तरफ y है, बाकी सब कुछ उस तरफ है, तो यहाँ पर भी मुझे यही करना पड़ेगा। सिर्फ y वाली टर्म लेफ्ट में रखो, बाकी सब कुछ उधर शिफ्ट करो, तो x उधर जाएगा -x में। आप देखोगे x वाली टर्म के बाद कुछ ना कुछ प्लस में लिखा है, अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो प्लस में 0 ही लिख दो। ठीक है, अब आप क्या करो, दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y जो है उसका कोफिशिएंट 1 है, मतलब सिर्फ y यहाँ बचना चाहिए, तो 7 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा -x / 7, और प्लस में 0/7, तो 0 ही हो गया, है ना। आप चाहो तो यहाँ पे 1 भी समझ सकते हो, आप चाहो तो यहाँ 1 भी समझ सकते हो, है ना। अब हम बोलेंगे कंपेयर विद y = mx + c, मतलब कि ये जो इक्वेशन है इसको इसके साथ कंपेयर करो। ठीक है, मतलब देखो ये हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो लिख दिया, जो उन्होंने बोला था कि भाई इस फॉर्म में लिखो। अब अगर हम कंपेयर करें तो जो स्लोप है वो क्या है सर, x का जो कोफिशिएंट है इस फॉर्म में लिखने के बाद, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना नज़र आ रहा है सर आपको, ये आपको नज़र आ रहा है -1/7, तो ये हो जाएगा -1/7 स्लोप। और इसी तरह से y इंटरसेप्ट की बात करें तो c कितना है सर, 0। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट क्या है, 0 है यहाँ पे। ठीक है, और जो स्लोप है वो कितना है, वो अपने पास है -1/7। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। ठीक,
चलो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ये पहला हिस्सा था, ठीक है, ये क्या था इसका पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम क्यों लगा ये भी समझाना था मुझे, ठीक है। अब देखो जो इसका दूसरा पार्ट, इसमें क्या है 6x + 3y - 5 = 0। तो यहाँ से 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 6x उधर गया यानी कि -6x, -5 गया +5, ठीक है। 3 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो y = कितना आ जाएगा सर, 3 × 2 = 6 यानी कि 2x, और यहाँ पे हो जाएगा 5/3, है ना। दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया, इसको 3 से डिवाइड करोगे, इसको भी 3 से डिवाइड करोगे, दोनों टर्म्स को, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको फिर से कंपेयर करूँ, है ना, कंपेयर, अगर आपको थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हो। कंपेयर इक्वेशन 1 विद y = mx + c। इससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ सर, जो यहाँ पे m है उसकी जगह क्या नज़र आ रहा है मुझे, -2 नज़र आ रहा है। तो m यानी कि जो स्लोप है लाइन का वो कितना हो जाएगा सर, -2 हो जाएगा। इसी तरह से जो y इंटरसेप्ट है वो कितना नज़र आ रहा है, 5/3 नज़र आ रहा है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 5/3 हो जाएगी। अब बताओ कहीं भी कोई चीज़ ऐसी रह रही है क्या जो आपको समझ में नहीं आ रही, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं, और ये भी हमसे पूछा गया था कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया हमने। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो इसका एक और हिस्सा है ये यहाँ, ठीक है। यहाँ पे आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे y = 0 है, मतलब इसको आप यूँ लिख सकते हो ना, देखो 0x + 0, है ना। अब इसको अगर हम कंपेयर करें y = mx + c से, है ना, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी साहब, m की वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पे आप देख सकते हो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और c की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब बताओ क्या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। एक बात मुझे और बता देना कि कमेंट में, ठीक है, कि क्या आपको ये तरीका ज़्यादा अच्छा लग रहा है जैसे मैं पहले पढ़ा रहा था वैसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब क्वेश्चन के साथ साथ पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, या फिर जैसे मैं पहले पढ़ा रहा था वैसे ही, ठीक है। आप कमेंट में मुझे बता देना। अब देखो जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, रिड्यूस कर दो इन इक्वेशंस को, जो भी इक्वेशन आपको दी गई हैं, इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि भाई इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या मतलब है ना। तो जो भी हमें इक्वेशन दी गई इनको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर उनके इंटरसेप्ट निकालने हैं। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, जब हमें दोनों इंटरसेप्ट पता हो, मतलब एक्स एक्सिस को कितनी डिस्प्लेसमेंट में काटा और वाई को कितने डिस्प्लेसमेंट पे काटा। डिस्टेंस नहीं बोल रहा मैं, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ। कहने का मतलब है राइट में काटेगा तो आप प्लस साइन के साथ कंसिडर करोगे, और लेफ्ट में काटेगा तो माइनस के साथ। ऐसे वाई को अगर ऊपर काटेगा तो प्लस के साथ, नीचे काटेगा तो माइनस के साथ। इंटरसेप्ट हमेशा जो भी हम देख रहे हैं वो एक तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ओरिजिन से। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो अब यहाँ पे अगर आपको पता हो कि x इंटरसेप्ट a हो और y इंटरसेप्ट b हो, तो इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत आसान होती है, इसको याद करना ही बहुत आसान होता है। आपको करना क्या है सर, इंटरसेप्ट फॉर्म में x के नीचे x इंटरसेप्ट लिख दो, प्लस y के नीचे y इंटरसेप्ट लिख दो, इज इक्वल टू 1 लिख दो, बस, ठीक है। तो ये मतलब अपनी, ठीक है ना, रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो मतलब देखो जैसे पहला हिस्सा इसका मैं करूँ, तो पहले हिस्से में मेरे पास है 3x, प्लस में है 2y, और माइनस में है 12, इज इक्वल टू है सर 0। अब मुझे एक बात यहाँ पे पता है कि अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, मतलब मुझे इनकी शक्ल मैच करनी है सर। प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हो आप एक तरह से, इसको इसके जैसा चेहरा देना है ना, यही मतलब हो गया इसमें कन्वर्ट करने का। तो इसमें देखो क्या है, x और y एक तरफ है, बाकी सब कुछ राइट साइड में है। तो मतलब x वाली टर्म 3x, y वाली टर्म 2y एक तरफ बचाओ, और जो 12 है ना सर ये ले जाओ उस तरफ। क्लियर हो गई बात। अब आपने प्लास्टिक सर्जरी इसकी करनी शुरू कर दी है। अब आप देखोगे यार इसको इसके जैसा बनाने के लिए क्या खास बात है, मैं कहाँ से अगला स्टेप करूँ, तो आपको नजर आएगा राइट में तो 1 है यार, इधर तो तामझाम अजीब सा लग रहा है, छोड़ो हटाओ, उधर 1 है ना, और 1 बनाना आसान है राइट में। कैसे सर, देखो ना, आप इसको 12 से डिवाइड कर दोगे, 12/12 1 बन जाएगा। अब लेकिन अगर एक को डिवाइड किया है तो सबको करना पड़ेगा सर, है ना, तो इसको भी कर दो और इसको भी कर दो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये हो गया x डिवाइड बाई 4, 3 4 जा 12, क्या ये हो गया y डिवाइड बाई 6,
और क्या ये हो गया 1? आप देखो क्या बिल्कुल ऐसे हमने कन्वर्ट कर दिया? आप कहोगे हाँ। अब अगर हम कंपेयर करें तो मिल जाएगा। ये तो खैर अलग से लिखा हुआ है ना, लेकिन पेपर में आपको ये फॉर्मूला भी लिखना होगा। ये तो मैं समझाने के लिए लिखा है। मान लो आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो राइट में फॉर्मूला लिख देना कहीं पे, या फिर यहीं पे लिख दो, है ना। जैसे कि मान लो कि ये हो गई इक्वेशन 1, जो कि हमें रिप्रेजेंट करनी थी, हमने कर दी। आधा काम तो हो गया सर, आधा आंसर आ गया। हम बोलेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 विद x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, है ना। या फिर आप कंपेयरिंग लिखना, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद दिस वी गेट x इंटरसेप्ट यानी कि a की वैल्यू कितनी, देखो x के नीचे 4 है, यहाँ पे x के नीचे a है, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई सर 4। और इसी तरह से 6 किसकी वैल्यू आएगी, b की। तो क्या ये भी हो गया? हाँ, समझ में आया क्या आपको? ठीक है, ये कौन सा हिस्सा था इसका? पहला हिस्सा था सर। ठीक है, दूसरा हिस्सा 4x माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, अगर मैं दूसरे हिस्से की बात करूं तो यहाँ पर है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसी तरह से यहाँ पे एक थर्ड पार्ट भी है सर। ठीक है, एक थर्ड पार्ट भी है 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखा मैंने 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको भी ध्यान समझेंगे, थोड़ा अलग कहानी है उसकी। इसको देखो पहले, यहाँ पे राइट में 1 बनाना है ना, राइट में क्या बनाना है? 1 बनाना है सर। तो आप क्या करोगे? सबको 6 से डिवाइड कर दोगे। इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, है। जैसे ही आपने इतना किया तो क्या 6/6 1 होता है क्या? हाँ, है ना। 3 1 जा 3, 3 2 जा, यानी कि हो जाएगा y डिवाइड बाई 2। बट आप क्या करो, जो माइनस है ना नीचे शिफ्ट कर दो, यहाँ प्लस लगाओ। क्यों? क्योंकि मुझे जो इसकी शक्ल बनानी है ना प्लास्टिक सर्जरी करके, वो क्या है? x बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे प्लस होना चाहिए सर, है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे प्लस लिखूँगा। ठीक, तो यही सी बात है, ये प्लस माइनस माइनस ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x डिवाइड बाई, ठीक है, देखो इसको काटोगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 होगा। ये 2/3 है ना, तो x के नीचे जस्ट क्या है? 3, उसको रहने दो सर। x के जस्ट नीचे 3 रहने दो, 2 को इसके भी नीचे ले आना। कहने का मतलब है कि इसको आप लिख सकते हो 3 डिवाइड बाई 2। समझ में आ गया? अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आया तो आप काम करो, x के साथ जो भी हो 1 के अलावा अगर कुछ हो तो उसको नीचे ले आया करो, सीधा नीचे वाले के नीचे, है ना। अगर आपको एक ही स्टेप में करना है तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3/2। क्लियर हो गई चीज़? ठीक है, चलो अब यहाँ से जैसे हुआ, अब इसको आप कंपेयर कर लो ना, इसको आप कंपेयर कर लो, कंपेयर इट विद, ठीक है, कंपेयर इट विद x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इसे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2 हो जाएगी सर। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। अगर मैं माइनस को नहीं लाया होता नीचे तो यहाँ b गड़बड़ा जाता है ना, b को आप 2 लिख के आया था जल्दबाजी में। ठीक है, इसलिए देखना आप यहाँ पे प्लस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई क्या? अब सोचो कि अगर एक चीज़ गायब हो, जैसे यहाँ पे x गायब है ना, तो अब सीधा इसको जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू ही निकाल लेना, तो हो जाएगा -2/3। अब जो गायब है आप समझ जाना कि वो इंटरसेप्ट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये लाइन x के पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल बनेगी ये लाइन। जब ये x एक्सिस के पैरेलल बनेगी मतलब x इंटरसेप्ट मिलेगा ही नहीं, तो आप उस फॉर्म में तो लिख ही नहीं पाओगे। समझ में आया? तो आपको इसको ऐसे ही करना है। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो? यहाँ पे आप कह सकते हो नो x इंटरसेप्ट, नो x इंटरसेप्ट। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, और y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा सर? -2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, हाँ, अब आप कहोगे कि ये तो यार x बाई ए और y बाई बी इज इक्वल टू 1 जैसा तो दिख नहीं रहा है। यहाँ पे तो 1 नहीं दिख रहा राइट में, तो इसकी शक्ल वैसी कैसे हुई? क्योंकि हम वैसे कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। अगर आप ट्राई भी करोगे ना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इंटरसेप्ट दिए ही नहीं ना, अगर आप ट्राई भी करोगे सर उसकी तरह करने की इसको, तो यहाँ पर देखो अगर मैं उसकी तरह करने की ट्राई भी करूँ तो देखो 3y, दूसरा मेथड ये हो सकता है ना, 3y इक्वल टू -2,
है ना। अब यहाँ पे x नहीं है तो आप चाहो तो 0x लगा भी लो अगर। अब आप सोचो कि सबको -2 से डिवाइड कर दूँ अगर मैं, तो क्या ये बन रहा है क्या? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सर? यहाँ पे लोचा हो जाएगा। ये कहेगा यार -2 रखो या कुछ भी रख दो, -2 रख दो, -3 रख दो, -4 रख दो, +1 रख दो, ये तो 0 ही रहना है अगर नीचे 0 के अलावा मतलब कुछ भी रखो तो, है ना। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि एक्स इंटरसेप्ट क्या है? क्योंकि असलियत में एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तब भी आपको ये चीज़ कन्फ्यूजन में रखेगी। इससे अच्छा क्या है, आप याद रखना, जब एक वेरिएबल गायब है तो ये y इक्वल टू समथिंग, जैसे x गायब तो y इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट बनेगा जो कि x के पैरेलल हो जाएगी, उसमें x इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा। अगर y गायब होता है, मान लो x इज इक्वल टू समथिंग आता, तो वो इक्वेशन y के पैरेलल आती, वहाँ पे y इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। आगे बात चलते हैं, मतलब आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना सर, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगता है। कॉन्सेप्ट क्या है अभी बताऊंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम ए लाइन दिस, ठीक है। अब देखो लाइन क्या है अपने पास, ठीक है, लाइन अपने पास है ये वाली, ठीक है। अब अगर मैं इस लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ, ध्यान से देखना कि अगर अपने पास कोई लाइन हो सर, ठीक है ना, अगर अपने पास कोई लाइन हो, ठीक, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में, और एक पॉइंट हो, है ना, और कोई पॉइंट हो x1, y1, और इनके बीच का डिस्टेंस जो हो, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस d हो, ठीक है। तो d निकालने का फॉर्मूला देखो कितना आसान है, इसको याद करना भी काफ़ी आसान है सर, ठीक है। कि जो d निकालने का फॉर्मूला होता है ना, उसमें क्या करोगे आप, ध्यान से देखो, मोड लगाओ, और यहाँ देखो ax है ना, इसको लिखो ax के लिए जगह छोड़ दो, प्लस में क्या है सर by, b लिखो, y के लिए जगह छोड़ दो, बस x y के लिए जगह छोड़ दो, बाकी सब कुछ वैसे ही लिख दो, ठीक है। फिर डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर ये जो a है इसका स्क्वायर, प्लस में ये जो b है इसका स्क्वायर कर दो। अब आप कहोगे जो जगह छोड़ी है वहाँ क्या करना है सर, वहाँ ये x y ना लिख के ये x1 और ये y1 लिखना है, ठीक है। मतलब जो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो y कोऑर्डिनेट है वो b के साथ आ जाएगा। y की जगह बस y कोऑर्डिनेट पॉइंट का, और x की जगह ये, ठीक है। ये क्या हो गया, जादू सा हो गया कुछ, तो अपने आप ही भूल गया कुछ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगर आपको ये समझ में आया कि यार डिस्टेंस निकालने का तो फॉर्मूला याद करना भी बहुत आसान है, ठीक है, बस पॉइंट का वही कोऑर्डिनेट तो रखना है x y उसी में, ठीक है, और नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना है। तो अब देखो यार, अब अगर मैं बोलूँ तो अपने पास गिवन पॉइंट क्या है, अपने पास गिवन पॉइंट जो है उसको हम कंपेयर कर लेंगे x1 y1 से, जो कि है -1, मतलब जो x1 बोल रहा हूँ वो असलियत में यहाँ पे -1 दे दिया है, और जो y1 बोल रहा हूँ अपने क्वेश्चन में वो 1 दे दिया है, बस सीधी सी बात ये है ना। एंड जो लाइन है सर, एंड जो लाइन है सर, इसकी इक्वेशन क्या दी गई है, थोड़ा अजीब सी दी गई, इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे ना। गिवन लाइन क्या है सर अपने पास, गिवन लाइन है अपने पास 12, और फिर है x प्लस 6 इज इक्वल टू 5y माइनस 2, यही है ना। थोड़ा अजीब सी है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको हम थोड़े से अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। देखो क्या करोगे, पहले x वाली टर्म है 12x हो गया, ठीक है ना, x वाली टर्म है, फिर क्या है y वाली टर्म, y वाली टर्म ढूंढो, ये रहा 5y, है ना, 5 इंटू वाई क्या बनेगा 5y, उधर 5y इधर लाओगे तो हो जाएगा -5y। फिर क्या है सर, c है, तो मतलब जो भी कांस्टेंट टर्म बच रही है वो c हो जाएगा, है ना। 12 गुणा में 6 करोगे 72, और 5 गुणा में 2 करोगे -10, -10 दिलाओगे +10, है ना। तो 72 + 10 कितना 82 इज इक्वल टू 0 हो गया सर। बस याद रखना a यहाँ पर क्या है ना। अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आप बोलोगे, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड पॉइंट x1, y1, ठीक है, इज d। कितना होगा ये याद करना आसान है ना, ठीक है। या तो आप राइट में फॉर्मूला लिख दो और डायरेक्ट यही चीज़ लगा दो, ठीक है, नहीं तो आप क्या करो ax1
प्लस by1 प्लस में c डिवाइड बाई अंडर रूट दिस। हालांकि आपको ये फॉर्मूला लिख के छोड़ देना है, आप लगाओगे कैसे, आप लगाओगे उसी तरह से जैसे हमने अभी किया था। हमने क्या किया था, हमने किया था साहब कि मैंने कहा आपको ये फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या करो, ये लाइन उठा लो, ठीक है, लाइन का लेफ्ट साइड 0 के पहले वाली चीज़, 12x के लिए जगह छोड़ दो, ठीक है ना, फिर क्या है b है -5, 5 नहीं है, फिर y के लिए जगह छोड़ दो जैसे वहाँ फॉर्मूला लिखा था मैंने, प्लस में है 82 और डिवाइड बाई क्या करोगे, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर b स्क्वायर, a मतलब ये 12 का स्क्वायर हो गया, b मतलब ये -5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। जैसे इतना करोगे अब देखो d कितना आसान है, ठीक है, d कितना आसान है। अब यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू रखनी है बस आपको, x1 कितना है सर -1 तो यहाँ आ जाएगा -1, y1 कितना है सर 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो देखो 12 गुणा में 1 ये हो गया -12, 5 गुणा में 1 ये हो गया -5 और ये 82 डिवाइड बाई कितना हो गया सर, ये हो जाएगा 144 प्लस 25, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 5 17, 82 में से 17 घटा दो 65, ठीक है, मोड़ हटा सकते हो, पॉजिटिव नंबर आ गया। इसका करोगे तो ये कितना हो जाएगा 13, ठीक है ना, 169 का अंडर रूट, तो डी की वैल्यू आ गई 5 यूनिट्स, है ना, 13 5 जो 65, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कहीं कोई चीज़ ऐसा है जो समझने में दिक्कत आई हो, आसान है ना। हाँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, वैसे पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट अगले क्वेश्चन में भी लगेगा, ठीक है, अभी यहाँ पर, ठीक है, इसमें ये वाला नहीं लगेगा, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन में भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन आर 4 यूनिट्स। मतलब क्या है कि भाई x एक्सिस पे एक से ज़्यादा पॉइंट्स की बात की गई है, एक से ज़्यादा पॉइंट्स ऐसे हैं x एक्सिस पे जिनका डिस्टेंस इस लाइन से 4 यूनिट का है, ठीक है। तो मैंने बोला लेट पॉइंट्स ऑन x एक्सिस आर in the form x1, 0। मैंने क्या कहा कि जो पॉइंट्स हैं वो इस फॉर्म में ही होंगे x एक्सिस पे। अब आप कहोगे कि यहाँ पे यार पॉइंट्स लिखे हुए हैं एक से ज़्यादा है, मतलब आपने तो एक ही लिखा है। देखो ये एक पॉइंट आपको ऐसे देखने से लग सकता है, बट ये मैंने वेरिएबल के फॉर्म में लिखा है। अब सोचो अगर x की ही वैल्यू ज़्यादा हो, x1 की ही वैल्यू ज़्यादा आ जाए, मान लो x1 की 2 वैल्यू आ गई, तो भैया अलग अलग 2 पॉइंट मिल गए ना आपको। तो इसीलिए आपको लग रहा है क्योंकि जनरल फॉर्म लिखी है मैंने पॉइंट की। समझ में आ गई इतनी बात। तो अब देखो, अब हम क्या बोलेंगे, गिवन लाइन क्या है अपने पास, ध्यान से देखो, गिवन लाइन क्या है अपने पास, गिवन लाइन अपने पास है x/3, ठीक है। गिवन लाइन अपने पास क्या है, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। अभी हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा था सर, कि लाइन होनी चाहिए इस फॉर्म में डिस्टेंस निकालने के लिए ax प्लस by प्लस c, है ना, इस फॉर्म में होनी चाहिए लाइन। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, है ना। तो हो जाएगा 4x, 3 गुणा में y हो जाएगा 3y, नीचे आ जाएगा 3 चौक 12, इस 12 को उधर लेके जाओगे, 12 गुणा में 1 12, लेफ्ट में ले आओ यानी -12 इज इक्वल टू 0। इतना हो गया, ठीक है। अब देखो ये ax प्लस by, ठीक है, प्लस c वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस है ना, कोई पॉइंट है x एक्सिस पे, इससे ये 4 यूनिट बताया गया। मतलब देखो क्या है कि ऐसे समझ लो कि ये लाइन है, ठीक है, और समझो कि ये कहीं कोई पॉइंट है, ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है सर, इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो d है, ये 4 यूनिट बताया गया। अब ये एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, ये एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, बट अभी हम जनरल फॉर्म बना रहे हैं कि भाई ये मान लो x1, ठीक है, 0 ही है, ठीक है। और जो लाइन की इक्वेशन निकल के आ रही है हमारे पास, वो जो है
उसको हम कंपेयर करेंगे इससे। ठीक है, ठीक है, जो भी अपने पास निकल के आई है, कितनी आई है, 4x + 3y - 12 = 0। तो आपको a की वैल्यू 4 मिल जाएगी, b की वैल्यू 3 मिल जाएगी, c की वैल्यू -12 मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ध्यान से देखना। इसके बाद हम कहेंगे कि भाई जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है a, x की जगह x1 रख दो, प्लस में b, y की जगह y1 रख दो, प्लस में c, और डिवाइड बाई, क्योंकि फॉर्मूला लिखने का नंबर होता है सर, इसलिए लिखना पड़ रहा है मजबूरी में, है ना। तो यहाँ से x की जगह बस हम x1 रखेंगे और y की जगह, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस ऐसे होता, x मतलब पॉइंट ऐसे होता है x1 y1, तो यहाँ पे y की जगह फॉर्मूले में y1 आता है ना, यही आता है ना। तो अब देखो d की वैल्यू तो दे रखी है 4 यूनिट, तो d की जगह क्या आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा, ठीक है, = हम इस फॉर्मूले को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे अपना क्वेश्चन में जो इक्वेशन आई है, क्या आई है, 4, बस x की जगह छोड़ दो, प्लस में 3y है, तो यहाँ पे 3y की जगह छोड़ दो, -12, अपने आप ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है, डिवाइड बाई √, जो ये जगह छोड़े इनके आगे वाली चीज़ें लिख दो, 4 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। बस x1 y1 की जगह, x1 की जगह तो x1 ही है, लेकिन y1 0 है, क्यों, क्योंकि जो पॉइंट्स की बात की गई है वो कहाँ पे हैं, वो y एक्सिस पे हैं, सॉरी x एक्सिस पे हैं, और x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mod 4x1 - 12 डिवाइड बाई कितना है सर, ये हो जाएगा 5, है ना, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 का √5, ठीक है, बराबर कितना है सर, बराबर है यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें, ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं क्या, थोड़ी सी जगह बना लो फिर बात करते हैं, ठीक है। अब देखो ज़रा, ठीक है, 5 को इधर लाओगे तो हो जाएगा 20, है ना, मैं 20 को बस राइट में लिख दे रहा हूँ, वो तो लिख सकते हैं ना यार, इसको लेफ्ट में लिख रहा हूँ, क्या है यहाँ पर 4x1 -12, ठीक है, मोड में है, अगर आप मोड हटाओगे तो प्लस माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो एक काम करो ना, ठीक है, मोड हटा ही लो, तो यहाँ पे आ गया 4x1 -12 = प्लस माइनस, है ना, किसी एक तरफ प्लस माइनस लगाना होता है तो दो केस बनेंगे, पहला केस क्या बनेगा कि भाई 4x1 -12 = +20 हो, है ना, और या फिर 4x1 -12 = -20 हो। तो अगर देखो ऐसा है तो 4x1 की वैल्यू हो जाएगी 32 और x1 की वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है। तो जो पॉइंट था x एक्सिस पे वो हमने क्या माना था, x1, 0, हमने क्या माना था, x1, 0, अगर इसकी वैल्यू 8 है तो ये हो जाएगा 8, 0, तो भैया एक आंसर तो ये निकल के आ जाएगा अपने पास, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ये वाला केस है, तो 4x1 = कितना हो जाएगा, -8 बचेगा, x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, और पॉइंट क्या हो जाएगा इस केस में सर, पॉइंट वही रहेगा x1, 0 जनरल फॉर्म में, लेकिन अगर वैल्यू रखोगे तो आपको अलग नज़र आ जाएगा, -2, 0। इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे तो भले ही आपको ये दिख रहा है एक पॉइंट, बट ये जनरल पॉइंट है, x1 की जितनी वैल्यू होंगी उसके हिसाब से अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है, ठीक है। तो ये देखो यार, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आपको, ठीक है, देखना कैसे है, अगर आप, है ना, वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई इसी स्टेप के बाद हमने यहाँ किया है और फिर ऐसे करते करते यहाँ पे आए और फिर इस स्टेप के बाद हमने यहाँ किया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, स्क्रीनशॉट लेना था ले लो। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो जो अगला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखो कॉन्सेप्ट ये इसके पीछे कि अगर लाइन 1 लाइन 2 पैरेलल हैं, ठीक है ना, ये अगर मान लो आपके पास, ठीक है, ये अगर मान लो आपके पास लाइन 1 है, ठीक है, और ये लाइन 2 है, तो लाइन 1 की इक्वेशन अगर मान लो आपके पास है ax + by + c1 = 0, तो लाइन 2 की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, ax + by + c2 = 0। खास बात क्या है कि देखो ये चीज़ें सेम टू सेम है, यहाँ पे मैंने a1 a2 नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने b1 b2 नहीं लिखा, है ना, 1 2 सिर्फ c में लिखा है। तो खास बात ये होती है पैरेलल लाइंस की कि अगर लाइंस पैरेलल हैं
तो उनकी इतनी चीज़ें आपको हमेशा सेम दिखाई देंगी इक्वेशन में। जैसे अपने क्वेश्चन में ही देख लो, यहाँ पे 15x 8y है तो यहाँ भी 15x 8y ही दिखेगा, यहाँ पर ये चीज़ अलग दिखेगी, है ना, वहाँ पे -34, यहाँ पे 31, क्योंकि C1 C2 अलग हो सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए आपको। देखो अगर पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस d है तो जो d होता है आप कैसे निकालते हो, देखो d निकालते हैं हम इस फॉर्मूले से। ठीक है, ठीक है, मोड के अंदर C1 - C2 या फिर आप C2 - C1 भी कर सकते हो, डिवाइड बाय √a² + b², a² + b², ये होता है इनके बीच में डिस्टेंस। तो मतलब a और b तो आपको पहचान में जाएगा ना, दोनों में सेम रहेगा, x का कोफिशिएंट वही a है, दोनों में y का कोफिशिएंट सेम रहेगा वही b है, और C1 C2 यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो अगर हम अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करें, है ना, पहले पार्ट में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है 15x, प्लस में है 8y, माइनस में है 34 इज इक्वल टू है 0। इसको मैं बोल देता हूँ कि ये लाइन 1 की इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है, ये लाइन 1 की इक्वेशन है सर। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरी लाइन है वो क्या है, 15x प्लस में 8y प्लस में 31 इज इक्वल टू 0। इसको मैं बोल देता हूँ कि ये लाइन 2 की इक्वेशन है। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा, अब मैं बोलूँगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ax प्लस by प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, ये क्या होगा, ठीक है, इज, ठीक है, ये क्या होगा, इज d इज इक्वल टू, आप कहोगे 2 बार फॉर्मूला क्यों लिख रहे हो, अरे यार वो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं हो, कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने, पेपर में आप ये वाला स्टेप कर रहे होगे ना कि वो बना के दिखा रहे होगे। ठीक है, यहाँ पे मोड के अंदर C1 - C2 डिवाइड बाय √1 प्लस, ठीक है, हाँ, a² प्लस b²। तो यहाँ से अगर हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दें अपने क्वेश्चन में, तो यहाँ से यार इसको मान लिया लाइन 1, इसको कंपेयर कर लो ये वाली, और ये लाइन 2। ठीक है, तो ऐसे C1 कितना आ गया, C1 आ गया माइनस का 34, माइनस C2 कितना आ गया सर 31, डिवाइड बाई √a² b², a आ गया सर 15, b आ गया सर 8। तो यहाँ से कितना हो गया, 30 30 60 4 1 5 65, माइनस का आया, वो मोड लगा हुआ है तो प्लस का 65 बना दो, और नीचे कितना 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर, ये तो ट्रिपलेट बन रहा है ना, 15 8 17, तो यानी कितना जाएगा 17। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 15/17 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई ना चीज़। ठीक है, आप एक काम करना, ये जो है ना ये लाइन 1 से कंपेयर कर लेना, और ये जो है लाइन 2 से कंपेयर करना, आपको समझ में आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू है, पर उतना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। मतलब ध्यान से देखना, फिगर समझो, आपको समझ में ज़्यादा आएगा कि भाई एक लाइन मान लो यहाँ पर हो, ठीक है, और एक इसी के पैरेलल लाइन भी हो, एक लाइन आपको दी जाए, दूसरी उसके पैरेलल दी जाए सर, दूसरी उसके पैरेलल दी जाए। ठीक है ना, ये मान लो लाइन 1 है और ये मान लो लाइन 2 है, ये लाइन 1 ये लाइन 2। ठीक है, यहाँ पे बोला गया लाइन 1 लाइन 2 ये पैरेलल दी गई हैं। ठीक है, और जो लाइन 1 दी गई है ना सर, इसकी इक्वेशन आपको बताई गई है 3x - 4y + 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है अपने पास, ये है अपने पास समझो गिवन लाइन। अब आपको इतना फिगर अगर आप बना दोगे तो ठीक है, नहीं बनाओगे तो इस क्वेश्चन में से जरूर नहीं कि नंबर कटेंगे, बट बना देते हो तो बहुत कुछ, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब थोड़ा एक अच्छे वे में रहता है। ठीक है, बट कोई बात नहीं बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट मैं बना के दिखा रहा हूँ, मुझे समझाना है क्वेश्चन। ठीक है, ये समझो गिवन लाइन है, इसको मैंने लाइन 1 बोल दिया। ये अपने पास है रिक्वायर्ड लाइन, मतलब जिसकी इक्वेशन हमसे पूछी गई है। याद रहे कि ये सब आपको, ठीक है,
पेपर में लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है इतना सारा ऐसे बना के, लिख भी दोगे तो ज़्यादा मतलब अच्छी बात है, वैसे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा बट ठीक है। अब याद रहे आपको ठीक, तो अब देखो है ना, ये रिक्वायर्ड लाइन है, इसी की इक्वेशन हमें निकालनी है। ठीक है, तो जो ये रिक्वायर्ड लाइन है ये पास कहाँ से करती है, -2,3 से, मतलब एक पॉइंट है -2,3, यहाँ से ये रिक्वायर्ड लाइन पास करती है। तो फिर से समझो, हमसे बोला गया था एक ऐसी लाइन, जिधर मेरा हाथ है उधर देखना, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस लाइन के पैरेलल हो और इस पॉइंट से पास करती हो। समझ में आ गया? तो मैं बोलूँगा लेट गिवन लाइन is L1 and required line L2। बस इतना करने से काम चल जाएगा अगर आपने फिगर बना दिया तो, क्योंकि टीचर समझ जाएंगे ना कि L1 आप किसको बोल रहे हो, L2 किसको बोल रहे हो। तो बहुत सारा यहाँ लिखना पड़ता है, तो अगर आप फिगर बनाते हो एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है और आपको यहाँ पे ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है। जैसे कुछ इतना ही लिख दिया मैंने, काम बन गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एज लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, इसका मतलब जो लाइन 1 का स्लोप होगा और लाइन 2 का स्लोप होगा वो बराबर होंगे। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा लेट भाई m1 m2 बराबर है ना, इन दोनों को ही मैं m मान लेता हूँ, मतलब इसका भी स्लोप क्या आ गया सर, इसका भी स्लोप m आ गया, उसका भी स्लोप m आ गया, इसका भी स्लोप क्या आ गया सर, इसका भी स्लोप m आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं लाइन 1 के स्लोप को, या फिर ऐसे लिखो ना, ये m आ गया m1, और इसका अगर मैं m2 भी मानता तो वो भी m ही आया है। क्यों? क्योंकि दोनों लाइनें आपस में पैरेलल थी। तो दोनों लाइनें अगर आपस में पैरेलल हैं तो स्लोप बराबर होते हैं पैरेलल लाइंस के, तो उनको एक ही मान लेता हूँ। क्यों m1 m2 के चक्कर में पढ़ो। अब मैं क्या कर सकता हूँ सर, सोचो कि मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, मुझे इस पे एक पॉइंट पता है, अगर इसका स्लोप पता लग गया तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा सकता हूँ। हाँ, तो मतलब मुझे बस m पता लगा लेना है। m कैसे पता लगेगा, मैं बोलूँगा कि भाई 3x, ठीक है, मैं यहाँ पे बोलूँगा 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये क्या है, ये है लाइन 1। ठीक है, यहाँ से स्लोप निकाल लो इसको, y इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके, है ना। तो -4y रहने दो, 3x गया उस तरफ, 2 गया उस तरफ, -4 से डिवाइड कर दो, है ना, तो ये हो जाएगा -3/4, क्योंकि -4 से डिवाइड कर रहे हो। अच्छा, ये तो माइनस में ही जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, जो 3x गया था तो माइनस में ही गया था, है ना। अब -4 से डिवाइड करोगे तो ये जगह 3/4, माइनस से माइनस कट जाएगा x, और यहाँ माइनस से माइनस कटेगा 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा, अब मैं बोलूँगा कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर इससे हम कंपेयर करें तो हमें m क्या मिल जाएगा सर, तो हमें m मिल जाएगा, या यहीं लिख देता हूँ ना, तो हमें m मिल जाएगा 3/4। c का कोई काम नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं c को नहीं निकाल रहा, हमें m से मतलब था। m कितना मिल गया, 3/4। ठीक है, अब हम यहाँ बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन 2, इक्वेशन ऑफ लाइन L2। ठीक है, लाइन 2 की इक्वेशन कैसे निकालोगे सर, अब हमें पता है कि स्लोप तो दोनों के लिए बराबर है, m1 इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, तो मतलब इसका भी स्लोप m है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, है ना। ये मत सोचना कि यहाँ से स्लोप निकाला है तो लाइन 2 से निकाला, लाइन 1 से निकाला था, लाइन 2 में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का स्लोप बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से इसको कंपेयर कर लोगे आप x1, y1 से। ठीक है, तो यहाँ से y माइनस y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 3 हो जाएगी। फिर m की वैल्यू कितनी आई है सर, 3/4 आई है, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ पे x माइनस x1 की वैल्यू -2, माइनस माइनस +2 हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें ठीक चल रही हैं क्या? हाँ, 4 को इधर लाओगे 4y हो जाएगा, 4 गुणा में -3 -12 हो जाएगा,
3 गुणा में x करोगे 3x हो जाएगा, 3 गुणा में 2 करोगे 6 हो जाएगा। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखने की, राइट साइड में ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मतलब क्या करो, इधर ही शिफ्ट कर दो सब कुछ, है ना। ये कितना है 3x, -4y इधर जाएगा, -12 उधर जाएगा, 18। एक काम करना ना, अब यहाँ पे 0 लिखने की बजाय, यहाँ पे 0 लिखने की बजाय इसके राइट साइड में 0 लिख देना, है ना, और इसको इधर खिसका देता हूँ मैं। आप कहोगे हम कॉपी पे थोड़ी से खिसका पाएंगे, तो उसके लिए ना आप आदत बना लेना। देखो उसके लिए आप आदत बनाना कि भाई आप उधर लिख रहे हो जैसे, नहीं तो यार इसको एक बार माइनस में लाओगे, माइनस से गुणा करोगे, टाइम लग जाएगा। आप सोचना आप उधर ही लिख रहे हो, लिखना इधर, है ना, अपने दिमाग को थोड़ा ट्रेन करना। 3x, 4y उधर गया माइनस में, -12 उधर गया प्लस में, बराबर 0। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है अगर आपको, ठीक है, तो यहाँ पे ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट। ठीक है भैया, चलिए अब बात कर लेते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। अब अगर मैं इसको फिगर समझाऊं, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी फिगर से अगर मैं समझाऊं तो ये है अपने पास एक लाइन जो कि अपने को गिवन है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x - 7y + 5 = 0। ये मान लो गिवन लाइन है L1। ये क्या है अपने पास, गिवन लाइन L1। हमसे पूछा गया एक दूसरी लाइन की इक्वेशन जो इसके परपेंडिकुलर है सर, मतलब अपने को क्या पूछा गया, इस लाइन की इक्वेशन। ठीक है, अपने को क्या पूछा गया है, इस लाइन की इक्वेशन जो इसके परपेंडिकुलर है सर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ये मान लेते हैं लाइन 2, ये मान लेते हैं क्या है, लाइन 2। अब ये बोला गया कि इसका x इंटरसेप्ट 3 है। अब अगर इसका x इंटरसेप्ट 3 है सर, तो अगर सोचो इसका स्लोप मुझे पता लग जाए, है ना, इसका स्लोप मुझे पता लग जाए कि भाई m है, और x इंटरसेप्ट यानी कि d = 3 है। x इंटरसेप्ट को हम d बोलते हैं, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म x इंटरसेप्ट वाला लगा सकते हो, ये वाला, है ना। एक तरीका तो ये है मेथड 1, है ना, एक तरीका तो ये है। ठीक है, और मेथड 2 क्या है सर, मेथड 2 देखो ये है। ठीक है, वो मेथड 1 था। मेथड 2 क्या है सर, कि अगर इसका x इंटरसेप्ट 3 है, मतलब ये x को वहाँ पे काटती है जहाँ पे x की वैल्यू 3 है, और y 0 है। क्यों? क्योंकि x इंटरसेप्ट का मतलब होता है जहाँ पे इसने x को काटा, और x को जहाँ भी काटेगी y हमेशा वहाँ 0 होगा। मतलब यहाँ पे अगर काटती है तो x 3 होगा तो y 0 होगा। तो दूसरा तरीका क्या है, ये वाली फॉर्म लगा दो, y - y1 = m x - x1। ठीक है, क्योंकि अगर आप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाओगे तो d की वैल्यू 3 है, m पता लगाना है आपको, ये वाला तरीका लगा लो। और यहाँ पे अगर लगाओगे तो फिर से m तो पता लगाना ही है, जैसे वहाँ पे लगाना था, m तो पता लगाना ही पड़ेगा। और साथ में ये पॉइंट आपको पता लग गया ऐसे, ठीक है, कि भैया अगर यहाँ पे x इंटरसेप्ट 3 है तो मतलब ये 3,0 से पास होती है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, मैं यहाँ पर ये वाला तरीका कर रहा हूँ। ठीक है, स्लोप और एक पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसके स्लोप को मैंने m बोल दिया, और जो लाइन 1 है इसके स्लोप को मैंने m1 बोल दिया। ठीक है, चलो m1 बोल देना, इसको m2 बोल देते हैं। लाइन 2 के स्लोप को m2 और उसको, ठीक है, तो मैंने लिखा लेट गिवन लाइन इज L1 विद स्लोप m1। तो पहले m1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, m1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, देखो x - 7y + में 5 = 0। ये क्या है, ये लाइन 1 ही तो है जो गिवन लाइन है। तो यहाँ से -7y बराबर कितना हो जाएगा, -x - 5। तो इससे डिवाइड कर दो -7 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/7, माइनस से माइनस कट गया, होगा कितना, माइनस कटेगा 5/7। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि अगर मैं कंपेयर करूँ, है ना, यहाँ से आप कह सकते हो, इसको मैं उठा के ऐसे इधर लाता हूँ थोड़ा, है ना, क्योंकि अभी जगह की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो पहले से ही अरेंज करके लगते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, कंपेयर इट, या कंपेयर विद, सीधा लिख दे रहा हूँ, कंपेयर विद y = mx + c।
ठीक है। अब देखो, क्योंकि मैंने इसके स्लोप को m1 बोल रखा है ना, तो कंपेयर करो m1x प्लस सी से, क्योंकि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी फिर m1x प्लस सी, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट इसका स्लोप क्या है m1 है। तो यहाँ से m1 की वैल्यू क्या हो गई, ऊपर कुछ नहीं तो एक समझ सकते हो 1/7 बाई m1x प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से m1 की वैल्यू तो 1/7 हुई, लेकिन m1 अभी अपने किसी काम का है क्या, डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन m2 को निकालने में हेल्प करेगा। कैसे, मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि भाई लाइन 1, ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ, लाइन 1 और लाइन 2 आपस में क्या है सर, परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो स्लोप होगा उसका प्रोडक्ट आएगा -1, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। अब m1 की वैल्यू तो आई है 1/7 सर, कितनी आई है 1/7, m2 अपने को नहीं पता, बराबर है -1। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ m2 की वैल्यू आ जाएगी -7। अब आपको पता है कि m2 कितना है, और हमें लाइन 2 की इक्वेशन निकालनी है सर, हमें क्या करनी है, लाइन 2 की इक्वेशन निकालनी है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन 2, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 है ना, पासिंग फ्रॉम, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ लाइन 2 के लिए, ठीक है, एज लाइन 2 हैज x इंटरसेप्ट 3 है ना, x इंटरसेप्ट 3, इसका मतलब इट पासेस फ्रॉम 3,0, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट x इंटरसेप्ट वाली फॉर्म भी लगा सकते हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, है ना, वो वाला तरीका भी लगा सकते हो, उसमें d की वैल्यू 3 रख देना, बट मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, लेकिन यहाँ पे m कौन सा लगेगा, 2 वाला, ठीक है। तो यहाँ से x1 y1 से कंपेयर कर लेना, इसको किससे कंपेयर कर लेना, x1 y1 से, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा y माइनस y1, यानी कि यहाँ से देखो वहाँ से देखो एक ही बात है 0, इसको m2 कितना है -7, x माइनस x1 यानी कि 3, तो कितना हो जाएगा, देखो अच्छे से लिखे तो -7x बनेगा ना, इधर -7x को इधर शिफ्ट करो, कितना हो जाएगा 7x, प्लस में यहाँ पे y -0 y ही रहेगा, इज इक्वल टू -7 गुणा -3 प्लस का 21, ठीक है। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, दोनों तरीकों में से सेम आंसर आना है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, ठीक है, इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एंगल बता दो, ठीक है, इन लाइंस के बीच में, 2 लाइंस है, इनके बीच में एंगल बताओ। ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 लाइन है सर अपने पास, एक ये वाली लाइन, ठीक है, और दूसरी समझो ये वाली लाइन, इनके बीच का हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। जो दूसरी लाइन का कलर ही चेंज कर देता हूँ, ये मान लो ये वाइट वाली लाइन, ठीक है, तो ये मान लेते हैं लाइन 1 और ये मान लेते हैं लाइन 2, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी 2 लाइन होंगी, जैसे सफ़ेद वाली लाइन और गुलाबी वाली लाइन, इनके बीच में हमेशा 2 एंगल आएंगे, एक मान लो ये है, ठीक है, एक क्या है ये है, और दूसरा ये वाला, आप चाहे थीटा देखो चाहे नीचे वाला देखो, दोनों क्या है इन्हीं के बीच में, तो नीचे वाला अपने आप ही कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये भी क्या है सफ़ेद और गुलाबी के बीच में, ये भी देखो सफ़ेद वाले और गुलाबी वाले के बीच में, यानी दोनों ही एंगल इन्हीं के बीच में है, ठीक है। अब इनको हम कंसीडर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा, 180 माइनस थीटा तो वो भी होगा, मतलब 2 ही एंगल होते हैं, 2 लाइन्स के बीच में 2 एंगल बनते हैं हमेशा, ठीक है। तो हम बोलेंगे लेट एंगल्स बिटवीन गिवन लाइन्स आर थीटा एंड 180 माइनस थीटा, ठीक है। जो एंगल्स हैं इनके बीच में वो क्या है, थीटा और 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपने पास 2 लाइन है, पहली लाइन क्या है √3x प्लस में y इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये पहली लाइन है, इसको मैं बोल देता हूँ लाइन 1, यानी इक्वेशन 1 हो गई है। एक और है x प्लस 3y, एक और क्या है x प्लस √3y, 3y नहीं, इज इक्वल टू 1, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 2, ठीक है।
अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, इसको अगर मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में रखूँ, इसका स्लोप मिल जाएगा। स्लोप क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहे हैं सर क्योंकि आपको पता है कि अगर जो लाइन 1 है इसका स्लोप m1 हो और जो लाइन 2 है इसका स्लोप m2 हो और इनके बीच में एंगल कोई सा भी ले लो, थीटा ले लो मान लो, तो इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा बराबर होता है मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 होता है ना। तो मतलब क्या, अपने को m1 m2 की जरूरत पड़ने वाली जो कि इनके स्लोप्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये निकाल रहा हूँ। अब आपको समझ में आ गई ये चीज़। चलिए तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे ठीक है भाई, यहाँ से y की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये -√3x प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये इधर जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको कंपेयर करो, कंपेयर विद y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, तो यहाँ से अभी मुझे सिर्फ m1 की जरूरत है, c1 की नहीं, तो मैं m1 कितना आ गया -√3, सिर्फ इस पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो m1 मुझे पता लग गया, c1 की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूले में मुझे सिर्फ m1 चाहिए था और m2 तो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ से √3y इज इक्वल टू -x प्लस 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू -x डिवाइड बाई √3 और 1/√3, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ, इसको आप लिखोगे कंपेयर विद y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। तो यहाँ से m2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ऊपर कुछ नहीं तो -1 दिख सकता है आपको, तो -1/√3, तो m2 भी पता लग गया। ठीक है, यहाँ तक आपने देखा कि m1 मिल गया, m2 मिल गया, ठीक है, यहाँ पे रख दो बस, काम खत्म, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद मतलब, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना होगा सर, देखो ज़रा ध्यान से, tan थीटा इज इक्वल टू m2 कितना है -1/√3, तो जगह -1/√3, माइनस में है m1 की लो -√3, तो माइनस माइनस प्लस √3 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या है सर 1 प्लस m1 m2 गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, पहली बात तो √3 इंटू 1/√3 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो चुका है, ठीक है सर। तो यहाँ से देखो tan थीटा कितना हो जाएगा, √3 गुणा √3, 3 जगह 3 में से 1 यानी कि 2 बटे में √3, ठीक है। अच्छा नीचे क्या बचेगा, ठीक है, नीचे बचेगा देखो √3 से √3 कट जाएगा, 1 + 1 2, नीचे कितना बच रहा है सर, 2 बच रहा है ना। तो यहाँ से क्या करोगे, इससे ये वाला कट जाएगा 2, 1 यहाँ 1, तो मतलब क्या कि tan थीटा, ठीक है, इसको tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, मोड हटा सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू आया यार, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 आया सर। तो इसका मतलब मैं यहाँ कर रहा हूँ, है ना, इसका मतलब कि थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अगर 1/√3 है तो थीटा कितना होना चाहिए यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम क्या बोलेंगे, एंगल्स बिटवीन लाइंस, क्या क्या थे, थीटा एंड 180 माइनस थीटा, तो थीटा मतलब 30 डिग्री एंड 180 माइनस थीटा मतलब 30 डिग्री घटा दो 180 में से 150 डिग्री, तो ये 2 आंसर होंगे सर, ठीक है। क्लियर होगी बात, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको 8वां भी समझ में आ गया होगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 9 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है द लाइन थ्रो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। मतलब देखो क्या है कि एक लाइन है यहाँ पर और दूसरी लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे कह रहा है कि एक लाइन है, ठीक है,
ये लाइन किस पॉइंट से होकर जाती है, लाइन थ्रो h,3 एंड 4,1। ठीक है, लाइन थ्रो दिस पॉइंट जो है उसको हम बोल दे रहा हूँ लाइन 1। लाइन थ्रो दिस पॉइंट जो कि लाइन 1 है इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, यानी कि ये जो लाइन है सर, इसको मैं लाइन 2 बोल रहा हूँ। ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है जिसकी इक्वेशन दी गई है 7x - 9y - 19 = 0, ये वाली लाइन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें h की वैल्यू निकालनी है, हमें h की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, या फिर आप यूँ कर लो ना, चलो इसको मैं लाइन 2 बोल देता हूँ, उसी को लाइन 1 बोलता हूँ। ठीक है, आप किसी को 1 2 बोल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, लेट गिवन लाइन इज L1 विद स्लोप m1। ठीक है, तो यहाँ से गिवन लाइन क्या है, 7x - 9y - 19 = 0, ये क्या है, ये लाइन 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो 9y बराबर क्या हो जाएगा, -7x + 19, इसको मैं y = mx + c वाले रूप में कन्वर्ट करूँ, इसका स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर -9 से डिवाइड कर दूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/9x माइनस में 19/9, है ना। कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद y = mx + c, इसकी जगह लिखो m1x + c1, है ना, क्योंकि दो लाइन है ना, तो ये लाइन इसकी बात कर रहे हैं 1 की। तो यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी सर आपको, 7/9। ठीक है, ये हो जाएगा ना m1। ठीक है, तो m1 कितना हो जाएगा, 7/9। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसके बाद यहाँ से देखना, अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई लाइन 1 जो है परपेंडिकुलर है लाइन 2 के, इसका मतलब जो लाइन 1 का स्लोप होगा और लाइन 2 का स्लोप होगा उसका प्रोडक्ट आना चाहिए -1। तो लाइन 1 जो है उसका स्लोप तो है 7/9, और जो लाइन 2 है सर, लाइन 2, इसका स्लोप आप निकाल सकते हो कैसे, इसको कंपेयर कर लो x1 y1 से, इसको कंपेयर कर लो x2 y2 से। ठीक है, इसका कलर ही चेंज कर देता हूँ ताकि फिर वाइट वाला मिक्स ना हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y2 - y1 बाई m2 क्या होगा, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, यही होगा ना, = -1। हालांकि इसे लिख के दिखाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बट मैंने लिख के दिखा दिया बस समझाने के लिए, आप सीधा अगला स्टेप कर सकते थे। तो ये कितना हो जाएगा, 7/9। ठीक है, y2 यानी कि कितना है, 1, और y1 कितना है, 3, तो हो जाएगा 1 - 3 डिवाइड बाई x2 - x1 यानी 4 - h बराबर कितना है, -1। तो यहाँ से देखो उधर ले जाओ इसको, तो 9 गुणा में 1 कितना हो जाएगा, 9, और नीचे 7, माइनस का निशान भी लगा देना। यहाँ पे 1 में से 3 गया, माइनस का 2 बचा हुआ है, नीचे कितना 4 - h बचा हुआ है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, माइनस से माइनस उड़ा सकता हूँ, हाँ। 7 गुणा में 2 करोगे 14 हो जाएगा बराबर, 4 गुणा में 9 करोगे 36 हो जाएगा, 9 गुणा में h 9h, -9h इधर आया, 36 उधर जाएगा, 36 में 14 माइनस करोगे 22 हो जाएगा, h की वैल्यू 22/9 हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, भाई h की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल दी। क्लियर होगी बात, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, बाकी PDF तो आपको मिल जाएगी। तो 9वां क्वेश्चन हो गया। अब बात कर लेते हैं 10वें क्वेश्चन की, है ना। जो क्वेश्चन नंबर 10 इसमें कह रहा है, प्रूव दैट लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन इज दिस। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, देखो वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं, पर फिर भी समझाने के लिए कह रहा है कि एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से होके जाए, अगर किस पॉइंट से, x1, y1 से होके जाए,
ये मान लो कोई लाइन है जिसको हम बोल रहे हैं रिक्वायर्ड लाइन L1, ठीक है, ये है अपनी रिक्वायर्ड लाइन जिसकी इक्वेशन अपने को निकालनी है, ठीक है। ये जो लाइन है ये किसी दूसरी लाइन के पैरेलल भी है, ठीक है ना, किसी दूसरी लाइन L2 के पैरेलल है, और ये हमें बताया गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये दूसरी लाइन है, हमें इस लाइन की इक्वेशन को प्रूव करना है कि ये, ठीक है। तो पहली बात तो ये इन दोनों का स्लोप बराबर होगा। अगर मैं लाइन 1 का स्लोप m1 बोलूँ और लाइन 2 का स्लोप m2 बोलूँ, है ना, तो पहली बात तो मैं क्या बोलूँगा, लेट रिक्वायर्ड लाइन इज L1 एंड गिवन लाइन, जो गिवन लाइन है क्या नाम है उसका, मतलब इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज L2, ठीक है। ये लाइन 2 है फिगर में, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, एज लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, इसका मतलब दोनों का स्लोप m1 m2 बराबर होगा, दोनों का स्लोप m1 m2 बराबर होगा, और दोनों को ही m मान लेते हैं। मतलब क्या कि मैंने m1 को भी m बोल दिया तो m2 भी m ही होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का स्लोप बराबर ही है, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, देखो हम बोलेंगे यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, 0। ये क्या है, ये है लाइन 2, ठीक है। तो यहाँ से इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप कैसे निकालोगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले तरीके में बदल के, तो ये हो जाएगा माइनस ax, सी जाएगा माइनस में, दोनों तरफ b से डिवाइड कर दो, जाहिर सी बात है b यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस a बाई बी माइनस सी डिवाइड बाई बी, कंपेयर कर लो इसको, कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर इससे हम कंपेयर करें तो यहाँ से m की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो ना, ये m हो गया ना, एम एक्स प्लस सी, m की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस a बाई बी, ठीक है। m यानी स्लोप पता लग गया। अब एक का स्लोप ये तो दोनों का ही होगा क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन L1 क्या हो जाएगा सर, देखो ना, ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, क्योंकि दोनों का स्लोप m है तो m लिख सकता हूँ, ठीक है। और वो पास कहाँ से हो रही है, x1 y1 से ही हो रही है, तो ठीक है यार, इनको तो कुछ करना भी नहीं है, y माइनस y1 इक्वल टू m की वैल्यू पुट कर दो बस। m की वैल्यू क्या है सर, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है माइनस a बाई बी, तो m की जगह लिख दिया माइनस a बाई बी, और यहाँ पे आ गया x माइनस x1, b को इधर लाओगे गुणा में, यानी कि y माइनस y1 इनटू में क्या आ जाएगा b, उधर माइनस a से गुणा करोगे, बाहर ही रहने देना, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसमें a और b ऐसे ही बाहर है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो यार, ठीक है, मैं इस पूरे को उठा के इधर लाऊंगा तो प्लस में आएगा, यानी प्लस a x माइनस x1 प्लस में ये वाली चीज़ यानी कि y माइनस y1 इंटू में b इज इक्वल टू बचेगा 0, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे 10 के 10। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। जल्दी अगली वीडियो मिलेंगे और टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।